नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा अभिनंदन स्वीकार है। आपका स्वागत करते हैं आज के एक नई वीडियो को लेकर के, जिसमें पढ़ेंगे राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में। साथियों, ये राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो सभी साथियों से गुजारिश है आप धैर्यपूर्वक देखें और हमारा मोटिवेशन बढ़ा के रखे, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? ये वेगनर ने दिया था। इसने वेगनर का सिद्धांत भी कहा था, इसने वेगनर ने सिद्धांत को दिया था। यह सिद्धांत 1912 में जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। वेगनर के अनुसार प्राक ऐतिहासिक काल में सभी महाद्वीप एक भूखंड के रूप में थे। क्या थे? भूखंड के रूप में थे, जिसे क्या कहते थे? जिसे पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिसे पेंजिया कहा जाता था। तथा पृथ्वी की भूगर्भिक शक्तियों, सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन दो भागों में हुआ। क्या हुआ था? पेंजिया का विभाजन दो भागों में हुआ था। जैसे कि ये पेंजिया है, पेंजिया का विभाजन दो भागों में हुआ था। पहला था अंगारा लैंड। क्या था? अंगारा लैंड। क्या था? अंगारा लैंड। दूसरा था गोंडवाना लैंड। क्या था ये? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड ऐसे बने थे। अंगारा लैंड को लॉरोसिया या उत्तरी पेंजिया के नाम से भी जानते हैं, और गोंडवाना लैंड को दक्षिणी पेंजिया के नाम से जानते हैं। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य एक सागर बना, जिसे तैतीस सागर कहा गया। क्या कहा गया था? इसे तैतीस सागर कहा गया था। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ए ऐसे ऐसे बीच में ये सागर बना। ये क्या बना था? तैतीस सागर बना था। क्या बना था? तैतीस सागर बना था। पृथ्वी का संपूर्ण जल पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर के रूप में पैंतालासा कहा जाता था। क्या कहा जाता? पैंतालासा कहा जाता था। भौगोलिक परिवर्तनों के कारण अंगारा तथा गोंडवाना लैंड में टकराव हुआ, तथा सात भागों में क्या हुआ? ये टूटा। टूट कर क्या बनी? सात महाद्वीप बनी, तथा इनके मध्य पैंतालासा का जल भर जाने से पांच सागर बनी। क्या बने थे? पांच महासागर बने थे। क्या हुआ कि ये जो सात महाद्वीपों में टूट गया, जब इसमें जल भर गया तो क्या ये पांच महासागरों में टूट गया था। ऊपर का भाग ये अंगारा लैंड था, जिसे लॉरेशिया कहते हैं। ये गोंडवाना लैंड था, नीचे जो नीचे बीच में तैतीस सागर का भाग बना। इसमें जल भर जाने के कारण ये सात महाद्वीप और महासागरों में टूट गया। राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन प्रोफेसर पीसी मिश्रा ने 1968 में सात भागों में किया था, जो इस प्रकार है। उत्तरी नहरी प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि उद्योग क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल भीड़ प्रदेश। इन सात भागों में पीसी मिश्रा ने इसको बांटा था। एस के सेन 1968, रामलोचन सिंह 1971, हरिमोहन सक्सेना 1994। राजस्थान का भूगोल चार भागों में विभाजित किया गया है। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य की अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे आज हम वर्तमान में पढ़ते हैं। हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान भूगोल के अनुसार पढ़ते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण ऊंचाई की दृष्टि से क्रम। अरावली सर्वाधिक ऊंचा भौतिक प्रदेश है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। उसके बाद है दक्षिण पूर्वी पठार, और उसके बाद है पूर्वी मैदान। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश सबसे कम राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश है। राजस्थान के मैप में इस प्रकार देख सकते हैं, ये हमारी अरावली है। ये बीच वाला एरिया क्या है? हमारी अरावली पर्वत माला है।
ये हमारी अरावली पर्वत माला है। और किसके ऊपर क्या है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये पूर्व का मैदान है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। इस प्रकार ये राजस्थान का विभाजन है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन। भौतिक प्रदेश: मरुस्थलीय प्रदेश अरावली, पूर्व मैदानी प्रदेश हाड़ौती प्रदेश। निर्माण काल: मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण प्लोस्टीन काल में हुआ था। किसमें? प्लोस्टीन काल में हुआ था। इसका निर्माण टेथिस सागर के अवशेषों से हुआ था। इसका क्षेत्रफल 61.11% है। यहाँ पर जनसंख्या 40% जनसंख्या निवास करती है। और इसमें 16 जिले आते हैं। क्या आते हैं इसमें? 16 जिले आते हैं। क्या आते हैं इसमें? 16 जिले आते हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है। और यहाँ पर मृदा रेतीली पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश प्री कैम्ब्रियन काल का निर्माण काल माना जाता है इसका। ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है। यहाँ पर जनसंख्या, इसका क्षेत्रफल 9% है। और जनसंख्या 10% जनसंख्या इसमें निवास करती है। और इसके अंतर्गत 13 जिले आते हैं। यहाँ की जलवायु उपाद्र जलवायु है। और मृदा यहाँ की पर्वतीय प्रकार की मृदा है। जबकि मैदानी प्रदेश, ये प्लोस्टीन काल में मैदानी प्रदेशों का निर्माण हुआ। गंगा के मैदान से तैतीस सागर के अवशेष ही निर्माण की अवस्था मानी जाती है। यहाँ का क्षेत्रफल 23% है। और यहाँ पर जनसंख्या 39% जनसंख्या मैदानी प्रदेशों में निवास करती है। और इसमें 13 जिले आते हैं। जलवायु यहाँ की आर्द्र जलवायु है। मृदा इनकी जलोढ़ मृदा है। हाड़ौती प्रदेश का निर्माण काल क्रेटेशियस काल में माना जाता है। किसमें? क्रेटेशियस काल में माना जाता है। जबकि इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के अवशेषों में से मानते हैं। क्षेत्रफल इसका 6.89% है। जनसंख्या 11% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। इसमें 7 जिले आते हैं। यहाँ की जलवायु अति आर्द्र जलवायु है। यहाँ पर मृदा काली मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। और उष्ण कटिबंधीय सागवान प्रकार की वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन सी? सागवानी, जो कि मैदानी में पतझड़ियाँ मिलती है। और अरावली में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती है, जो कि मरुस्थलीय में कटीली वनस्पतियाँ में पाई जाती है। और मरुस्थलीय में खनिज की बात करें तो अधात्विक एवं धात्विक ऊर्जा खनिज मिलते हैं। जबकि अरावली में धात्विक खनिज मिलते हैं। और मैदानी प्रदेशों में मिश्रित खनिज मिलते हैं। और हाड़ौती प्रदेश में स्टोन खनिज के ढार पाए जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अवस्थिति: ये प्रदेश राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में विस्तृत है। इस प्रदेश का निर्माण चतुर्थ महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में हुआ। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है। थार मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है। इसका विस्तार राजस्थान के भूभाग के 61.11% भाग में विस्तृत है। क्षेत्रफल है इसका, इस प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2,38,254 वर्ग किलोमीटर है। जबकि वर्ग मील में बात करें तो 91,990 वर्ग मील है। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार क्षेत्रफल 1.75 लाख किलोमीटर है। इस प्रदेश की लंबाई 640 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 300 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। क्या है? 200 से 300 मीटर है। जनसंख्या, इस प्रदेश में राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इसके अंतर्गत जिले: पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार। राज्य के 12 जिले वर्तमान में 16 जिलों में देखने को मिलते हैं। पहला है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर। और ये 4 नए जिले बने, जिसके अनुसार ये 16 हो गए थे। फलौदी, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, ये 16 जिले में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी नदी है। और यहाँ की मृदा रेतीली
बालू मृदा है। मरुस्थल में वनस्पतियां जीरोफाइट या मरुद्भिद में कांटेदार प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ की जलवायु शुष्क है, शुष्क जलवायु है। मरुस्थल प्रदेश में खनिजों की बात करें तो अधात्विक खनिज व ऊर्जा खनिज, पेट्रोलियम गैस के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। मरुस्थल प्रदेश में प्रमुख चट्टानें अवसादी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। रुद्र डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने मौर्य प्रदेश को रुद्र क्षेत्र नाम दिया। गुर्जरातरा चीन यात्री ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को गुर्जरातरा नाम दिया। बनावट के आधार पर मरुस्थल का विभाजन 3 भागों में किया गया है। कितने 3 भागों में किया गया है? रेतीला महान मरुस्थल, मरुस्थल का वह रेतीला भाग है जहाँ अत्यधिक बालू का स्तूप बनते हैं, इसे इर्क कहा जाता है। रेतीले मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में देखने को मिलता है। पथरीला मरुस्थल, मरुस्थल का वह भाग जहाँ चट्टानें शुष्कता के कारण बालों का स्तूप नहीं बनते हैं, इसे हम्मादा या हम्मादा कहा जाता है। इसका विस्तार पकड़ी, पोखर, जैसलमेर, चप्पर की पहाड़ियाँ, बलोतरा में मिलता है। मिश्रित मरुस्थल, मरुस्थल का वह भाग जहाँ बालू का स्तूपों के साथ साथ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इसे रेत कहा जाता है। इसका विस्तार जालौर, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर में मिलता है। मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर 2 भागों में बांटते। 2 भाग है पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में, शुष्क मरुस्थल प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश में बांटते हैं। शुष्क मरुस्थल प्रदेश को बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेशों में भी डिवाइड किया गया है। इसमें पहले बालू का स्तूप युक्त प्रदेश से यह 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ अन्य नाम राठी प्रदेश है। इसका विस्तार बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पश्चिम चूरू, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा में मिलता है। इसके प्रकार है, बालों को स्तूप के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। बालों का युक्त स्तूप युक्त प्रदेश जिसे 58.50% भाग पाया जाता है। वायु द्वारा मृदा के अपरदन एवं निक्षेपण से बनने वाली आकृति बालों का स्तूप कहलाती है। सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में देखने को मिलता है। बालों का स्तूप मुक्त 41.50% भाग है। रेतीले टीलों से रहित क्षेत्र है। कारण है पड़ताल चट्टानों से ढका हुआ है। दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर उच्चभूमि और लूनी बेसिन, इसके ये 4 भाग है। बालू का स्तूप, बालू का स्तूप पर्वन के द्वारा मिट्टी के जमाव निक्षेपण से बनने वाली संरचना बालू का स्तूप कहलाती है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर, चूरू में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू के स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाला बालू का स्तूप पैराबोलिक है। राजस्थान में मुख्यतः 6 प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं। पहला है परखान बालू का स्तूप। परखान तुर्की शब्द है जिसका अर्थ अर्धचंद्राकार होता है। क्या होता है? अर्धचंद्राकार होता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये अर्धचंद्राकार होता है। इस प्रकार है जो परखान, ये मरुस्थल में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। वनस्पति विहीन बालू का स्तूप है। सर्वाधिक विस्तार इनका शेखावटी क्षेत्र में, जिनमें भालेरी, चूरू, नीम का थाना, सीकर, देशनों, बीकानेर में सर्वाधिक मिलते हैं। इन बालू का स्तूप की सर्वाधिक गति होती है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। क्या होते हैं? ये विनाशकारी होते हैं और ये हवा की दिशा में बनते हैं। सीप, बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होने से, पवन की दिशा में परिवर्तन होने से बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। इसे सीप कहा जाता है। क्या होता है? एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। जैसे कि इस प्रकार देख सकते हैं, ये एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, यहाँ से कट करके बढ़ जाती है।
यह अनुदैर्घ्य संरचना का बालू का स्तूप है। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवन के मार्ग में अवरोध से पवन दिशा के संपूर्ण लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप है। सर्वाधिक विस्तार पुंगल, बीकानेर, रावसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू। इन बालू स्तूपों का निर्माण लंबे समय तक वायु के एक दिशा में चलने के कारण उनके समकोण पर होता है। क्या होता है? उनके समकोण पर होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, इसमें यह अवरोध पैदा करती है। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ये पवन की दिशा में समांतर बनने वाला बालू का स्तूप है। क्या है? बालू का स्तूप है। सर्वाधिक विस्तार दक्षिण फलोदी, रामगढ़, जैसलमेर है। ये बालू का स्तूप लूणी, जवाई, घग्गर बेसिन के पास पाए जाते हैं। सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं। इन बालू का स्तूपों के मध्य रास्तों को खांसी गारवा कहते हैं। क्या कहते हैं? खांसी गारवा कहते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप ये बरकान की विस्तर संरचना वाले बालू का स्तूप है। आकृति इनकी हेयरपिन के समान इसकी आकृति होती है। ये झाड़ियों के सहारे विकसित बहुमुखी बालू का स्तूप है। पैराबोलिक बालू के स्तूपों के निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योगदान होता है। इन बालू का स्तूपों का विस्तार सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। पैराबोलिक राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप है। स्क्रब का पीस या सब्र का खीज, स्क्रबा खीज या बालू का स्तूप ये झाड़ियों के सहारे निर्मित नवचंद्राकार संरचना वाले बालू का स्तूप है। राजस्थान में पाए जाने वाले सबसे छोटा बालू का स्तूप है। सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वत्र इस प्रकार के बालू का स्तूप देखे जा सकते हैं। कौन सा? सब्र कापिज बालू का स्तूप देखे जा सकते हैं। तारानुमा बालू का स्तूप ये तारे के आकार की संरचना के बालू का स्तूप होते हैं। इनका निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वायु अपनी दिशा बार बार बदलती है। क्या करती है? वायु अपनी दिशा क्या करती है? यहाँ पर बार बार बदलती है। इसका निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वायु अपनी दिशा को बार बार बदलती है। इसका विस्तार मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर। इन बालू का स्तूपों की ऊंचाई 10 से 25 मीटर तक होती है। ये बालू का स्तूप श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टार जैसे बनते हैं। ये तारा के आकार के होते हैं। बालू का स्तूप रहित प्रदेश मरुस्थल का वह चट्टानी भाग जहाँ मिट्टी के टीले ही पाए जाते हैं। ये शुष्क मरुस्थल का 41.5% भाग होता है। इसका क्षेत्र है पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, छप्पन की पहाड़ी, बालोतरा, छप्पन की पहाड़ी, गढ़ सिवाना बालोतरा से मुकलसर बालोतरा के मध्य फैली गोलाकार पहाड़ी है। छप्पन की पहाड़ियां 11 किलोमीटर में फैली हुई है, जो गढ़ सिवाना बालोतरा से मुकलसर बालोतरा तक फैली हुई है। ये छप्पन की पहाड़ियां। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ये अन्य नाम बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसकी औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। जलवायु यहाँ अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 क्षेत्रीय भागों में बांटा गया है। घग्गर बेसिन इसका विस्तार श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में है। इसका निर्माण घग्गर नदी द्वारा लाए गए उपजाऊ मिट्टी से होता है। नाली पाट हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का उपक्षेत्र है। काठी बग्गी घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी उपजाऊ मिट्टी होती है। इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर सेम की समस्या उत्पन्न होती है। क्या होती है? सेम की समस्या उत्पन्न होती है। ये संपूर्ण क्षेत्र एक समतल मैदानी क्षेत्र तथा सिंचाई के सुविधाओं के कारण राज्य का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र बन गया है। उपनाम है हरित घाटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेशों की बात करें तो इसका विस्तार चूरू, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन उत्तरी भाग है। रूप नदी इसमें कांतली, मेघा, रूपनगढ़। इस क्षेत्र में कोई मुख्य नदी न होकर छोटी छोटी अंत प्रवाह धाराएं पाई जाती है। यह मध्य व निम्न बालू स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। इसे बांगर प्रदेश तथा अंत जलवायु प्रभाव प्रदेश भी कहा जाता है।
तोरावटी प्रदेश कांकरी नदी का अपवा क्षेत्र तोरावटी कहलाता है, जो अरावली से निकलकर मंडरेला झुंझुनू के निकट विलुप्त हो जाती है। इसका विस्तार झुंझुनू सीकर तक है। क्या है? झुंझुनू सीकर तक इसका विस्तार है। कुछ शब्दावलियां ये भी आपको ध्यान रखनी है। सर, मानसून के दौरान बनने वाले तालाब सर कहलाते हैं। जोहड़, जल संरक्षण हेतु निर्मित कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। नाड़ा, जल संरक्षण हेतु निर्मित पक्के कुएं नाड़ा कहलाते हैं। बीड़, सिकावटी में चारागाह के मैदान बीड़ कहलाते हैं। नागौर उच्चभूमि, नागौर और डीडवाना कुचामन जिले में स्थित उच्चभूमि क्षेत्र है, जो रेतीला बंजर निम्न गर्तों से भरा हुआ है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 500 मीटर है। ये क्षेत्र बालू के स्तूपों से मुक्त क्षेत्र है। ये राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। कुबड़ या बांका पट्टी, अधिक तापमान के कारण खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण गड्ढों में नमक व सोडियम का जमाव होने के कारण फ्लोराइड युक्त जल मिलता है, जिसके कारण दांत पीले होना, हड्डियां टेढ़ी होना, कुत्तों में कुबड़ निकल जाना आदि रोग पाए जाते हैं। इसका विस्तार जायल, नागौर और पुष्कर अजमेर में सर्वाधिक है। कुबड़ पट्टी श्रेणियां, जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। मकराना श्रेणी सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। गोट मांगलोद श्रेणी ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। लूनी बेसिन, लूनी बेसिन विस्तार इसका अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, जालोर तक है। इसका निर्माण लूनी व सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ। लूनी नदी का संपूर्ण क्षेत्रांतर जलोढ़ का मैदान का निर्माण करना है। ये लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे जालोर में गोडवाड़ा बेसिन या नेड़ रन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेड़ रन भी कहते हैं। एक जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक लवणीय पादप पाए जाते हैं। मरुस्थल का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ बालू या बालों के स्तूप भी देखे जा सकते हैं। बालों के स्तूप भी देखे जा सकते हैं। लाठी सीरीज क्षेत्र मरुस्थलीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली इस प्रकार है। तो लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर के पोखरण या मोहनगढ़ के मध्य 60 किलोमीटर चौड़ी भूगर्भीय जल पट्टी को सरस्वती नदी के अवशेष हैं। यहाँ सेवन घास पाई जाती है। यहाँ गोडाउन पक्षी की अधिकता होने के कारण इसे गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है। इसकी खोज काजरी जोधपुर द्वारा की गई थी। लाया झीलें, खड़ी झीलें क्या होती है? मरुस्थल में वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झीलें, इनका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में प्लाय झीलों में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा मुख्यतः रबी की फसल की खेती का कार्य किया जाता था। ये 15वीं शताब्दी की बातें हैं। नेक्स्ट है बालसन। प्लाय के सूखने पर निर्मित मैदान बालसन कहलाता है। रन या टाट, मरुस्थलीय क्षेत्र में लवणीय दलदली झीलें रन टाट कहलाती है। इसका सर्वाधिक जैसलमेर जैसे कि पोखरण, कानोड़ रन, लावा रन, बिरमसर रन, भांकरी रन, हलोदी, बाप रन, तोब रन, बालोतरा, ताल छापर चूरू, पड़िहारा रन चूरू, रेडाना रन बाड़मेर में ये रन पाए जाते हैं। घासी या कारवा, दो बालों का स्तूपों के मध्य स्थित मार्ग को घासी या कारवा कहते हैं। बाप बोल्डर फलोदी के बाप नामक स्थान पर पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के हिमालय निक्षेप बाप कहलाते हैं। लघु मरुस्थल कच्छ, गुजरात से बीकानेर के मध्य स्थित मरुस्थल लघु मरुस्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? लघु मरुस्थल कहलाता है। नकलिस्तान, मरुस्थल में हरा भरा क्षेत्र नकलिस्तान कहलाता है। मरुस्थल में जिन क्षेत्रों में जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित होना, इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में पाया जाता है। इंशिलबर्ग, मरुस्थल में सांबर के आसपास क्षेत्र जहाँ ढालनुमा चट्टानें पाई जाती है, जिन्हें इंशिलबर्ग कहा जाता है। जब इसके चारों ओर पानी भरा होता है, इसे
द्वीपीय पर्वत भी कहते हैं। गिरिपद पेडीमेंट मरुस्थल में पाए जाने वाले पर्वत नीचे का स्थान जहाँ मरुस्थल की अरे जमा होती है। थली मरुस्थल का ऊंचा उठाव भाग थली कहलाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में पाया जाता है। तली मरुस्थलीय क्षेत्र में खेतों का पिछला भाग जहाँ वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है तल्ली कहलाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में पाया जाता है। बजादा मरुस्थल में पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे भूमि वाले क्षेत्र जहाँ पर्वतीय जलाकर समाप्त हो जाता है। दुर्ग ओडरम बालू से निर्मित पूर्ण मरुस्थल दुर्ग या कोडरम कहलाता है। रोही मैदान लूनी नदी व अरावली के मध्य उपजाऊ मैदान रोही मैदान कहलाता है। दरियन जैसलमेर में रेत के दौरों को स्थानीय भाषा में दरियन कहते हैं। ये स्थानांतरित एवं गतिशील बालू का स्तूप है। क्या है? गतिशील बालू का स्तूप है। मरो तल्ली पोकर सूखने के बाद बची उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र मरो कहलाता है। नीव का लूनेट झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूप नीव का कहलाते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप हनुमानगढ़ से हिसार भिवानी हरियाणा तक विस्तृत बालू का स्तूप है। समगांव राजस्थान का क्षेत्र जहाँ 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पीवना सांप मरुस्थल में पाए जाने वाला सांप की प्रजाति पीवना होती है। आकलवुड फॉसिल स्पार विश्व के प्राचीनतम लकड़ी का अवशेष जुरासिक काल की लकड़ी का अवशेष 18 करोड़ वर्ष पुरानी। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसलमेर में पाए जाते हैं। चांदन नलकूप जैसलमेर ये इसे थार का गढ़ा के नाम से ये प्रसिद्ध है। थार के मरुस्थल का 85% विस्तार भारत में तथा 15% विस्तार पाकिस्तान में। भारत में मुख्यतः राजस्थान का 67%, पंजाब हरियाणा तथा गुजरात में विस्तारित है। विशेषताएं विश्व में सबसे नया मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल ये राजस्थान का मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी इसको कहते हैं। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। यहाँ पर कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे जैसे कि मरु विकास कार्यक्रम DDP 1977-78 राजस्थान के 16 जिलों में 85 खंडों में 100% केंद्र सरकार के वित्तीय पोषण से प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में वित्तीय स्थिति केंद्र व राज्य की 1999 के बाद 75 रेशियो 25 होती है। उद्देश्य है इसका मरुस्थल का क्षेत्र का विकास करना। क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास करना, वनों का विकास करना या सूखे के असर को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो साथियों आज की वीडियो में पढ़ा हमने मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। आपको आज का सेशन कैसा लगा? आपको पसंद आया होगा तो हमें कमेंट जरूर करें कि आप इसका पार्ट 2 दूसरा अरावली पर्वत प्रदेशों को पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करना। हम इसका पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे। मिलते हैं इसके पार्ट 2 के लेकर के, तब तक के सभी साथियों को थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।